हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं न्यायपालिका। सरकार के 3 अंगों के बारे में बातचीत करते वक्त हमने इससे पहले की वीडियो में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर बात की है। आज हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका पर। न्यायपालिका का जो प्राथमिक कार्य है वह कानून के उल्लंघनकर्ता को दंडित करना है और उस अनुपात में दंड देना है जिस अनुपात में उसने कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उसके लिए अपनी विधि बनी होती है, जैसे भारत में आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें अपराध और उसके लिए जो दिया जाने वाला दंड है उसके प्रावधान होता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कार्यपालिका उस व्यक्ति को उस अपराध के साथ उसकी पूरी जो रिपोर्ट है उसके साथ न्यायालय में प्रस्तुत करती है और न्यायालय फिर देखता है कि उसका अपराध किस स्तर का है, उसने कौन कौन से कानूनों का उल्लंघन किया है और उसको वो सज़ा सुनाता है। जब सज़ा सुना देता है न्यायपालिका, तब उसके बाद उस सज़ा को लागू करने का काम फिर कार्यपालिका का हो जाता है। जैसे न्यायपालिका ने कहा कि इस आदमी को 10 साल की जेल होती है, तो फिर जेल न्यायपालिका का हिस्सा नहीं है, वो कार्यपालिका का हिस्सा है और वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर उसकी 10 वर्ष की जो जेल है वो उस आदेश को पूरा करने का काम न्यायपालिका करेगी। तो आमतौर पर ये जो काम है ये न्यायपालिका का एक प्राथमिक काम है और दुनिया भर की जुडिशरी इस काम को करती है, यानी कि इस मामले में कोई भी न्यायपालिका किसी से अलग नहीं है, ये उसका प्राथमिक कर्तव्य है। तो ये तो एक मोटा काम है। जब भी हम सरकार के 3 अंगों की बात करते हैं, कहें व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम कानून लागू करना है और न्यायपालिका का काम कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना है। लेकिन आधुनिक जो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों अंगों के जो परंपरागत काम हैं उनमें भी बदलाव आया है। इसलिए हम न्यायपालिका की जो भूमिका है उस पर बात करने से पहले आमतौर पर शासन व्यवस्थाओं के हिसाब से 2 तरह की जो न्यायिक संरचना देखी जाती है दुनिया भर में। जहाँ संघीय व्यवस्था होती है वहाँ दोहरी न्यायपालिका होती है, जहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है वहाँ एकीकृत न्यायपालिका होती है। हालांकि ये जो विभाजन है, बिजली चली गई है लेकिन आपको आवाज़ मेरी स्पष्ट आ रही होगी। हालांकि जो ये विभाजन है ये सही नहीं है, इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। भारत भले ही संघीय व्यवस्था वाला देश है लेकिन यहाँ दोहरी न्यायपालिका नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एकीकृत न्यायपालिका की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा अभिप्राय है कि ऐसी जो न्यायिक व्यवस्था जिसमें उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब एक दूसरे के निरीक्षण में आते हैं, अधीक्षण में आते हैं और इनके मामलों की सुनवाई ऊपरी न्यायालय में की जा सकती है। भारत के उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासकीय नियंत्रण में आते हैं। जहाँ दोहरी न्यायपालिका होती है वहाँ एक संघीय न्यायालय होता है और दूसरे उच्च न्यायालय होते हैं। संघीय न्यायालय का काम केवल विधि के सारवान प्रश्नों को सुनना है या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य या दो राज्यों या अधिक राज्यों के मध्य जो आपसी विवाद है उस पर सुनवाई करना होता है और उसका निपटारा करना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं संघीय न्यायालय का जो उद्देश्य है वो संघीय व्यवस्था
से जुड़े मामलों को सुनना है और उसे बनाए रखने में अपना सहयोग देना है। तो ये बेसिक रूप से जो टाइप ऑफ जुडिशरी कह सकते हैं। हालांकि न्यायपालिका के अलग और भी रूप हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, लोक अदालत, ऐसे वो भी एक अलग विषय हो जाता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह। लेकिन अभी हम एक अवधारणा के रूप में बात कर रहे हैं। जो नए नए न्यायालय के प्रकार हैं, ये तो न्यायिक नवाचार हैं जो बहुत आगे तक गए हैं। तो अब बात आती है कि न्यायपालिका के काम क्या है। तो आधुनिक समाजों में न्यायपालिका के जो प्रमुख काम है वो तो हमने बताया है कि जो कानून के उल्लंघन पर सज़ा देने का है। लेकिन उसके अलावा भी कई बड़े काम न्यायपालिका करती है, और एक जो काम है वो उदार लोकतांत्रिक देशों में ख़ास तौर पे कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। संविधान के अंतर्गत ही कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत फिर उसके कई तरह के दायित्व है वो निकल कर आ जाते हैं। यानी कि संघीय व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका न केवल कार्यपालिका के आदेश की अपितु व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की भी जांच कर सकता है। और उस जांच में अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संविधान का कोई हिस्सा, वो कानून का कोई हिस्सा सही नहीं है, संविधान के विरुद्ध है, संघीय ढांचे के विरुद्ध है या अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस हिस्से को अवैध घोषित कर सकता है। अगर पूरा कानून ही संविधान के विरुद्ध है, पूरा आदेश ही संविधान के विरुद्ध है, तो उस पूरे आदेश को भी न्यायपालिका रद्द घोषित कर सकती है। और इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब न्यायपालिका ने ये सब किया है। तो ये बात कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि रिव्यू का मतलब फिर से देखना। एक बार तो किसी कानून को जो संसद देखती ही है और वो पास भी कर देती है, कानून बन भी जाता है। जब कानून बन जाता है, अप्लाई हो जाता है, या राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते अप्लाई होने से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले, न्यायपालिका उस कानून को, अगर उसे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ विवादास्पद है, तो स्टे दे देती है और उस पर सुनवाई करती है। जब उसे लगता है कि इसका कुछ हिस्सा या पूरा जो भी गलत है उसको रद्द कर देती है। तो इससे जो विधि का शासन है वो सुरक्षित रहता है। वरना सरकारें तो कानून में मनचाहा संशोधन कर ले, और हमने आपातकाल के दौरान भारत में भी देखा था। लेकिन न्यायपालिका ने सीधा एक लाइन खींच दी कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी हिस्से में कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती हो। तो ये एक इसका पहलू है। दूसरा, न्यायपालिका का एक काम है कि न्यायिक नियुक्तियां करना है। न्यायिक नियुक्तियों से अभी का काम मोटे तौर पे तो राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति न्यायालय में, खासतौर पे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कोलेजियम सिस्टम को मद्देनज़र रखते हैं। यानी कि जो 5 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, वो जिसके लिए सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को उन्हीं में से किसी को नियुक्त करना होता है, जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे। और इसी तरह का जो स्थानांतरण के मामलों में भी जो ट्रांसफ़र के इश्यू होते हैं, तो ये काम भी ये करते हैं। दूसरा, एक इनकी भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका है वो एक सलाहकारी भूमिका भी है। अर्थात कई बार सरकार, जिस सरकार से हमने पहले भी बताया था, सामान्य अर्थों में सरकार से अभिप्राय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से है, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। तो सरकार अगर किसी ऐसे मुद्दे पर फंसती है कि कोई, जहाँ कानून का कोई पेच होता है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सके।
हालांकि इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। अब वो परामर्श ना भी दे भी सकता है, तो परामर्श मांगा जाता है। ये भी अगर देना चाहें न्यायपालिका तो वो परामर्श दे सकती है, मना कर सकती है। ये भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संघीय मामलों की सुनवाई तो करती ही, जो हमने बताया है, किसी भी केंद्र राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, राज्य राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा न्यायपालिका और ख़ास तौर पे सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। उदार लोकतांत्रिक समाजों में न्यायपालिका का काम नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना भी है। अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें एक मैकेनिज्म दिया होता है जिसके तहत वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकते हैं और अपने हक को हासिल कर सकते हैं। तो ये भी न्यायपालिका का एक बड़ा काम है। आजकल जो शब्द बहुत प्रचलन में है कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता पर न्यायिक सक्रियता एक तरह का आरोप है न्यायपालिका पर, और ये आरोप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की ओर से लगाया जाता है। हालांकि न्यायपालिका कभी ये इस बात में यकीन नहीं करती है, इस बात को प्रमाणित नहीं करती कि वो सक्रिय है या वो किसी के दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका ने ऐसे बहुत से फैसले अलग अलग देशों में देती हैं जहां वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश दे देती है। तो इसे जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका का ये मानना है कि संविधान के अंतर्गत ही उसे ये पावर मिली हुई है कि सरकार के दूसरे अंग अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर न्यायपालिका उनसे वो काम करवाए। मसलन 3 तलाक से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो काम तो था व्यवस्थापिका का, पर्सनल लॉ में संशोधन वगैरह करके, और अगर वो व्यवस्था गलत थी तो उसे हटाते। लेकिन व्यवस्थापिका में लोकप्रिय राजनीति से आने वाले लोग होते हैं, वो कई बार अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसलों को जानबूझकर टाल देते हैं, और विकासशील देशों में ऐसी समस्याएं बहुत होती हैं। तो ऐसे में फिर सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि फिर एक तबका है वो अपने अधिकार से वंचित हो जाता है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को निर्देश देती है। तो ये ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जिनमें न्यायपालिका ने सैकड़ों बार व्यवस्थापिका को निर्देश दिए हैं, सैकड़ों बार कार्यपालिका को निर्देश दिए हैं। न्यायिक अवमानना के मामले में भी आगे कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये सब न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और इसके कुछ लोग मानने वाले मानते हैं कि भाई न्यायपालिका के पास खुद के पास ही बहुत से मुकदमे पेंडिंग होते हैं, उसे पहले अपना काम निपटाना चाहिए। लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को निर्देश देने में बिजी है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पे जो बात समझ में आती है वो यही है कि ठीक है, जो एक संविधान के अंतर्गत जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है, और वो पावर संसदीय व्यवस्था में खास तौर पर ये जो व्यवस्था है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच का है, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक और, न्यायपालिका दूसरी ओर। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये मतलब बना रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन हो जाता है। लेकिन विकासशील देशों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अगर कुछ अकर्मण्यता आई है या अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही हैं तो न्यायपालिका को ये सब करना होता है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में ही गुणवत्ता का स्तर सुधारा जाए, अपना काम पूरी एक्यूरेसी के साथ करें, बेहतर ढंग से करें, तो फिर आने वाले समय में ये संभव होगा कि न्यायपालिका को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मामले में दखल दे। तो मोटे तौर पे यही न्यायपालिका है और उसके
जो मोटे तौर पर जो काम है उनकी बात कही गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमेशा बहुत तरजीह दी जाती है। हमने एक सेकंड ईयर की वीडियो में बताया था कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जिनमें उनकी वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती, उनके कार्यकाल को फिक्स किया गया है, और भी बहुत सी बातें हैं उसमें हैं। उनको हटाने की प्रोसेस बहुत टफ रखी गई है। तो वो सब बातें न्यायिक स्वतंत्रता के लिए की गई हैं। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।